हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप 10th 11th या 12th में हो या आप पास आउट हो चुके हो बोर्ड एग्जाम से। बिकॉज आपको आगे चल के जो राइट करियर सेलेक्ट करना है उसके लिए मैं आपको गाइड करने आया हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं करूँ क्या, मैंने अभी 10th पास कर लिया या मेरा 10th का रिजल्ट 12th का रिजल्ट आ गया है, मैं आगे कौन सा फील्ड सेलेक्ट करूँ, कौन से फील्ड में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि 10वीं से निकलने के बाद या 12वीं के निकलने के बाद आपके सामने कौन कौन से फील्ड है और किस तरह से आप कौन से फील्ड में जाने के लिए कौन से कोर्स को कर सकते हैं जिससे आपका जो एम है पूरा हो, आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन को आप अपना पाओ या उस प्रोफेशन तक पहुंच पाओ। चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शुरू करते हैं। बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड से। अगर आप 12th पास आउट हैं तो भी ध्यान दो, 10th स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड पास होता है तो उसके सामने जनरली आप लोग देखते हैं कि बेसिकली 11th के लिए बच्चा जाता है, 11th स्टैंडर्ड के लिए। 11th में भी वो क्या करेगा, या तो साइंस लेता है या तो फिर कॉमर्स लेता है या तो फिर आर्ट्स लेता है। तो 10th के बाद सभी के मन में यही होता है कि ये तीन जो है ये मेन है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स करके हमें जो है 11th में जाना है। लेकिन क्यों जाना है वो बच्चे नहीं सोचते। चलो बेसिक तो यही है कि 10th के बाद 11th में जाना है, उसके बाद 12th में जाना है, साइंस करके HSC जो है हम तीनों फील्ड में HSC यानी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पाएंगे, 12th पास आउट हो जाएंगे आर्ट्स कॉमर्स या तो साइंस से। तो ये बेसिक एक क्राइटेरिया सबको पता है कि 10th के बाद ये तीन फील्ड होता है। लेकिन स्टूडेंट आपको बता दूं 10th के बाद एक डिप्लोमा करके भी फील्ड होता है जिसमें आप जा सकते हो। डिप्लोमा जो ये होता है इसको पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में जो है डिप्लोमा के अलग अलग ब्रांच में एडमिशन लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IT कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में। और ये 3 साल का जो डिप्लोमा होता है ये स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर आप 11th में नहीं जाना चाहते तो 10th के बाद डिप्लोमा जो 3 साल का होता है 1 2 3 ईयर का उसमें जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 10th के बाद ITI होता है। ये जो ITI होता है टेक्निकल कोर्सेज होते हैं इसके अंदर, ये भी 3 इयर्स का होता है। तो ITI से हम एक डिप्लोमा टाइप ही कोर्स होता है ये कर सकते हैं, जैसे वायरमैन हो गया इलेक्ट्रिकल में, फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया। तो अलग अलग जो भी स्किल्स वाले कोर्सेज होते हैं यहाँ ITI में सिखाया जाता है। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो इसमें की जाती है। ये जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है 2 से 3 साल की होती है, कुछ कुछ कोर्सेज 2 साल के लिए भी होते हैं, उसमें इंटर्नशिप भी होता है। ये जो ITI प्रोग्राम होता है ये होने के बाद जो भी स्टूडेंट है 10th के बाद अगर ITI करता है तो अपने आप में एक स्किल लेके बाहर निकलता है। अगर वो प्लम्बिंग का कोर्स कर रहा है ITI में तो वो एक प्लम्बर बन के बाहर निकलता है। ओके, अगर उसमें वो कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा है या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है या कोई भी कोर्स कर रहा है ITI से, तो ITI करने के बाद वो सीधे जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा में भी यही होता है, 10th में 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद वो जॉब के लिए जा सकते हैं आगे मार्केट के लिए, मार्केट के अंदर जिस फील्ड में उसने डिप्लोमा किया है उस फील्ड से रिलेटेड। अच्छा, ये करने के बाद जो स्टूडेंट होता है अगर वो जॉब करना चाहे 10th के बाद तो जॉब भी कर सकता है, या तो उसे लगे कि मैं और पढ़ाई करना चाहता हूँ तो BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो होता है BE, ये 4 साल का कोर्स होता है 1 2 3 4। इसको करने के लिए स्टूडेंट्स को 10th के बाद 11th प्लस 12th इतना करना होता है। 10th 11th 12th के बाद एडमिशन BE में होता है और स्टूडेंट पहले साल में पढ़ने जाता है। लेकिन अगर 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया होगा तो 10th के बाद इसने तो 2 ही साल पढ़ा था और वो फिर फर्स्ट ईयर में आया। अगर 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो 3 साल पढ़ने के बाद इस स्टूडेंट को डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। और 10th के बाद डिप्लोमा करने के बाद ये जो स्टूडेंट है BE कर सकता है, वो भी दूसरे साल से सेकेंड ईयर में। पहले साल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसने यहाँ पढ़ लिया है 3 साल, और फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर होने के बाद यही स्टूडेंट जो 10th के बाद डिप्लोमा में गया था ये बैचलर ऑफ इंजीनियर बन के बाहर निकलता है। तो 10th के बाद एक ये कोर्स हो गया, 10th के बाद ITI हो गया। इतना ही नहीं, 10th के बाद बहुत सारे जो डिप्लोमा के ऐसे भी छोटे छोटे कोर्सेज है। नर्सरी स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए EECD कोर्स होता है, प्री प्राइमरी टीचिंग कोर्स होता है।
तो वैसे भी टीचर बन सकते हैं। 10th के बाद जो स्टूडेंट है वो मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी क्या होता है, जैसे इंडियन नेवी होता है ना, वो गवर्नमेंट का होता है। मर्चेंट नेवी प्राइवेट शिप्स जो होती हैं उस पर काम करने वाले लोग को मर्चेंट नेवी में काम करते हैं ऐसे कहते हैं। तो 10th करने के बाद इसके अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमास भी होते हैं। वो करके एज अ कैडेट शिप पर काम करने के लिए कोई स्टूडेंट जो है मर्चेंट नेवी में भी एंटर कर सकता है। और यहाँ पर कैडेट के बाद अगर वो और भी अंदर एग्जाम्स देता है, ट्रेनिंग लेता है, तो एज वो ऑफिसर लेवल पर भी जा सकता है, जिसको हम मेट ऑफिसर बोलते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर। इतना ही नहीं, 10th के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स होता है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं IDD, इसको बोलते हैं डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ये क्या होता है कि जो बच्चे जैसे कि कोई बंगला हो गया, फ्लैट हो गया, घर हो गया, उसकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, उस डिज़ाइनिंग को कैसे बनाया जाता है उससे रिलेटेड ये कोर्स होता है। ये 2 से 3 साल का एक डिप्लोमा होता है जो स्टूडेंट करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसके बाद रेलवे की बहुत सारी एग्ज़ाम होती है अलग अलग पोस्ट के लिए, रेलवेज की उन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। ओके, इंडियन रेलवे जो है उनकी एग्ज़ाम्स होती है, RRB बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, इस बोर्ड के जरिए, ये रेलवे की बोर्ड है जो रिक्रूटमेंट करती है, इसकी जो बार बार एग्ज़ाम्स निकलती रहती है। ओके, उन एग्ज़ाम्स को देख के रेलवेज में भी जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो सेक्टर है 10th के बाद जा सकते हैं अलग अलग। लेकिन जो बच्चे बड़े प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो वो इनको ना सेलेक्ट करके यहाँ पर साइंस कॉमर्स आर्ट्स के जरिए 11वीं में अगर साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं तो आगे चल के क्या बन सकते हैं वो बताता हूँ। अगर समझो कोई एक स्टूडेंट है जो आगे चल के सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। सिविल सर्विसेज क्या है, जैसे IAS ऑफिसर हो गए, IPS जो कमिश्नर होते हैं, IRS, IFS, ये जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसमें जाना चाहते हैं तो वो किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर लें 11वीं में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आगे ग्रेजुएशन करके जा सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए आर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं उन एग्जाम्स में। तो अगर कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो वो साइंस या तो आर्ट्स ले, उसमें भी आर्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अब आर्ट्स से क्या होता है, सिविल सर्विसेज क्या होता है, जो उसके लिए महाराष्ट्र के अंदर MPSC और पूरे इंडिया के अंदर UPSC, ये 2 जो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। इसमें प्राइमरी एग्ज़ाम होती है, मेन एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो ये करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। 10th के बाद 12th करके फिर 3 साल की डिग्री करके आप MPSC UPSC करके आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS या कोई भी जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, वो सब बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा स्कोप है, इसके लिए आप चाहिए तो आर्ट्स के जरिए ही जाएँ। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, लॉयर वकील बनना चाहते हैं, तो आप कोशिश करो कि तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप साइंस लेते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो लॉयर में उसका कुछ काम नहीं आता। तो आप कॉमर्स या आर्ट्स लेके, या 12th के बाद भी LLB होता है। जैसे LLB 2 टाइप से आप कर सकते हैं, 12th करके फिर 5 साल का 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स आया है LLB का। तो 12th के बाद आप 5 साल का LLB कर सकते हैं। या तो जो अगर आप ग्रेजुएट होते हैं, समझो आर्ट्स लेके आप 12th के बाद 3 साल का BA करते हैं, या कॉमर्स लेके 12th के बाद 3 साल का BCom करते हैं या BSc करते हैं, उसके बाद ये 3 साल और फिर 3 साल का LLB होता है। तो टोटल 6 साल लग जाते हैं 12वीं के बाद। तो इसीलिए अगर 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड आप करते हैं तो एक लॉयर आप अच्छे से बन सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं बोलूँगा आर्ट्स को प्रीफर करो ज़्यादा, UPSC MPSC और लॉयर। बहुत से लोगों को लगता है जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट आया वो साइंस में जाना चाहिए, जिसको एवरेज मार्क्स आए वो कॉमर्स में जाना चाहिए, और जिसको सबसे कम मार्क्स आए वो आर्ट्स में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है, इसको दूर करो। जिसको भी सिविल सर्विसेज में जाना है, लॉयर बनना है, ओके, और ऐसे लोग जो है आर्ट्स जरूर सेलेक्ट करें। ओके, अब इसके बाद कॉमर्स की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर है, मार्केट है, बिजनेस है, इसके अंदर जो मेजर है सब लोग प्रीफर करते हैं CA यानी होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जो किसी कंपनी का बैलेंस शीट मैनेज करते हैं। CS होता है कंपनी सेक्रेटरी।
जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने कंपनीज़ के लिए एक सीएस रखते हैं जो सारे कंपनीज़ को हैंडल मतलब मैनेज करते हैं, उनकी जो लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें जो है मैनेज करते हैं। इसके साथ ही जिस स्टूडेंट ने सीएस किया है, सीएस के साथ ये एलएलबी भी किया है, सीएस प्लस एलएलबी, उनको कंपनी ज़्यादा जो है प्रीफर करती है सीएस के साथ एलएलबी जो होगा, क्योंकि उस कंपनी को 2 बंदे की जगह एक ही बंदा मिल जाता है जो डबल काम कर सके। तो कॉमर्स में मेन ये फील्ड होता है। इसके बाद जो स्टूडेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स लेके 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं बीकॉम, और बीकॉम होने के बाद एक बैंकिंग सेक्टर के लिए पहले हर एक बैंक की अलग अलग एग्ज़ाम होती थी, कुछ सालों से क्या हो गया, एक कॉमन एग्ज़ाम बना दी गई है IBPS एग्ज़ाम। ओके, ये जो बैंकिंग के लिए कॉमन एग्ज़ाम है, ये जो एग्ज़ाम है बीकॉम के बाद आप दे सकते हैं। ये साइंस वाले भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं ये, लेकिन बीकॉम वालों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। IBPS की एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप डायरेक्ट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और जो भी पोस्ट निकला होगा, समझो कि अकाउंटेंट का पोस्ट हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट हो, तो अगर आप ग्रेजुएट हो के IBPS में अगर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं जो ओके। तो इस तरह से आप बैंक में जॉब कर सकते हैं कॉमर्स करके। कॉमर्स करके आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं। ओके, ये तो मेजर मैंने बताया। कॉमर्स करके आप आगे चल के जो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। कॉमर्स करके आप खुद का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बिकॉज कॉमर्स करने के बाद आपको खुद को आइडिया आता है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलो साइंस की बात करते हैं। अभी मैं जनरल बता रहा हूँ, धीरे धीरे और भी डीप में जाएंगे। साइंस क्या होता है, जो 10th के बाद अगर आप 11th या 12th साइंस लेते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर जो साइंस में फील्ड होता है, बच्चे जो जाते हैं वो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं या फार्मेसी के लिए जाते हैं। साइंस वाले बच्चों को यही मालूम है कि इंजीनियरिंग करना है या फार्मेसी करना है, या इसके अलावा एक जो फील्ड होता है मेडिकल। ये जो मेडिकल है इसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी। ओके, BHMS यानी होम्योपैथी। तो ये सारे मेडिकल्स में अलग अलग डॉक्टर्स के लेवल होते हैं। तो 11th और 12th साइंस करने के बाद नीट एग्ज़ाम दे के स्टूडेंट्स मेडिकल में एंट्री ले सकते हैं। मेडिकल में लगभग 4.5 साल पढ़ाई करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद 5 साल लग जाता है। वो जो है या तो MBBS बन जाएंगे या BAMS बन जाएंगे या BDS हो जाएंगे, बैचलर डिग्री आ जाती है उनके पास। उसके बाद भी उन्हें 2 साल जो है या तो MS करना पड़ता है, मास्टर ऑफ सर्जरी, MD होता है वो कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो ये सब जो है डॉक्टर बन के एक बड़े लेवल का डॉक्टर बन सकते हैं। 12th साइंस लेने के बाद नीट करके वो होता है। अगर स्टूडेंट को इंजीनियरिंग या फार्मेसी में जाना है तो इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए 12th के बाद CET एग्ज़ाम होती है। इस CET एग्ज़ाम के बेसिस पर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इतना ही नहीं तो एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर, उतना ही नहीं तो फिशरीज़ के कोर्सेज होते हैं। इन सभी में स्टूडेंट जो है एडमिशन ले सकता है साइंस के लिए। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे IIT इंस्टीट्यूट्स हैं। IIT इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो 11th 12th साइंस करने के बाद JEE मेन एग्ज़ाम होती है। JEE मेन एग्ज़ाम क्रैक करके JEE एडवांस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके बाद जो है अगर आप एलिजिबल हुए तो आप IIT के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो साइंस लेके इतना सारा कुछ कर सकते हैं। ये तो बेसिक हुआ कि साइंस लेके मेजर है ये इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल्स, ओके, एग्रीकल्चर, फिशरी, मैंने IIT बता दिया। IIT में भी अगर गए तो आप इंजीनियर बनोगे, BE करोगे या तो BTech करोगे। लेकिन साइंस में और क्या क्या कर सकते हैं? साइंस में देखो बहुत सारे डिवीजन है। अगर आप ये सब 12th के बाद प्रोफेशनल डिग्री नहीं करते तो साइंस के अंदर यहाँ बता दूँ आप BSc कर सकते हो। BSc भी क्या होता है? प्लेन BSc होता है किसी एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी, जूलॉजी के अंदर, या तो IT सब्जेक्ट के अंदर या तो कंप्यूटर साइंस के अंदर। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, 3 साल की डिग्री कर सकते हो। BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल फील्ड में जॉब पे जा सकते हैं। इनका भी आजकल ज़्यादा स्कोप है BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस का। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप या तो BA करते हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से अगर एक डिग्री ले लेते हैं, BCom, BA या तो BSc ले लेते हैं, तो उसके बाद आप B.Ed कर सकते हैं। ओके, ये जो BSc IT है या BSc के बाद या BA के बाद या BCom के बाद आप 2 साल का B.Ed कोर्स होता है, ये अगर आप करते हैं
तो स्कूल लेवल के आप टीचर बन जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप स्कूल के अंदर टीचिंग कर सकें। ओके, लेकिन टीचिंग करने के लिए जो है स्कूल लेवल में बीकॉम वालों को प्रीफर नहीं किया जाता, बिकॉज कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट स्कूल में नहीं होते। तो बीएससी बीए किए हुए लोग 2 साल का बीएड करेंगे। अगर आप 12th के बाद ही, अगर आप समझो 11th 12th आपने किया है, साइंस से 12th किया, कॉमर्स से 12th किया या आर्ट्स से 12th किया, 12th के बाद ही अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आप सोच लिए हो कि मैंने 12th कर लिया, अब मुझे टीचर ही बनना है, तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट आपको बताना चाहूँगा, जगह कम पड़ रही है कि 12th होता है, इसके बाद बीएड करने के लिए, टीचर बनने के लिए 3 साल की डिग्री करनी पड़ती है, उसके बाद 2 साल का बीएड करना पड़ता है, तो टोटल 5 साल लग जाते हैं, 3 + 2। तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 ईयर का सीधे, जिसको हम बोलते हैं बीकॉम बीए बीएड और बीएससी बीएड। बीकॉम नहीं होता, बीएससी बीएड या तो बीए बीएड, इस तरह से जो 4 साल का टीचिंग कोर्स होता है, जो 5 साल लगने वाले थे 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स लेते हैं, तो आपको 4 साल में ही आप टीचर बन जाते हैं। जैसे यहाँ एलएलबी का मैंने बताया था, एलएलबी अगर आप 12th के बाद बीए बीकॉम करते हैं 3 साल, तो 3 साल एलएलबी 6 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ 12th के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कोर्स लेते हैं तो 5 साल की एलएलबी कर सकते हैं। तो ये हुई साइंस या आर्ट्स लेके आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने साइंस आर्ट्स या कॉमर्स लिया और आप कॉलेज वालों को पढ़ाएं, तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना होगा, बीएससी के बाद आपको एमएससी करना होगा, मास्टर ऑफ साइंस, बीए के बाद एमए, बीकॉम के बाद एमकॉम, 2 साल का और पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके बाद जो है आप बीएड करेंगे, या तो फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स उसके लिए भी है वो कर सकते हैं। तो ये एक टीचिंग कोर्स हो गया। साइंस में जाने के बाद स्टूडेंट जो है फॉरेंसिक लैब में काम कर सकता है, इसको हम फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। साइंस में जाने के बाद बच्चे जो है एनडीए को प्रीफर कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस में जा सकते हैं 12th साइंस करने के बाद। साइंस के स्टूडेंट जो है एनडीए के जरिए, जैसे मैंने बताया, उसी के बाद अगर साइंस के स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके बीएससी कर लेते हैं, तो ये जो यूपीएससी एग्जाम्स होती है, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था यूपीएससी एग्जाम, इसके अंदर एक सीडीएस एग्जाम होती है। वो जो सीडीएस एग्जाम होती है उसको क्रैक करके, यानी साइंस करने के बाद, ग्रेजुएशन साइंस में किया, सीडीएस करने के बाद आप डायरेक्ट आर्मी, नेवी या तो एयरफोर्स में डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पर जा सकते हैं। 10th और 12th में एनडीए के बेसिस पर भी आप जा सकते हैं, आर्मी नेवी में, ओके, डिफेंस में, मतलब एनडीए के बेसिस पर। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके जाते हैं, ग्रेजुएट होके जाते हैं और सीडीएस एग्जाम क्लियर करते हैं, लिख देता हूं यहाँ पर सीडीएस एग्जाम, तो डायरेक्ट एक बड़े पोस्ट पर आप जा सकते हैं। ओके, याद रखना है, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अंदर। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, यहाँ पर बीएससी के बाद स्पेशलाइजेशन एमएससी करते हैं फिजिक्स वगैरह में, एमएससी फिजिक्स करते हैं, तो एयरफोर्स के अंदर भी फिजिक्स वालों की डिमांड होती है। इतना ही नहीं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 11th 12th साइंस करने के बाद ये बीएससी करनी होगी 3 साल की, उसके बाद 2 साल की एमएससी करना होगा। ओके, मास्टर ऑफ साइंस हो गए। उसके बाद एक एग्ज़ाम होती है नेट। ये जो नेट एग्ज़ाम होता है, इस नेट के साथ स्टेट लेवल सेट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक लेक्चररशिप और एक जेआरएफ। इस एग्ज़ाम्स के अंदर आपको जेआरएफ का ऑप्शन मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हो जेआरएफ के कैटेगरी के लिए, तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है, आपको सैलरी भी मिलेगी, आप एक साइंटिस्ट के अंडर में जूनियर साइंटिस्ट बन के रिसर्च करेंगे। ओके, और धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस होने के बाद आप सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये जेआरएफ होता है। तो इस तरह से ये होता है। इसके अलावा बोल दूं कि बहुत सारे बच्चे जो पायलट बनना चाहते हैं, तो पायलट बनने के लिए जस्ट 12th की पढ़ाई होनी चाहिए। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी पढ़े हो, 12th के बाद उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए आपको एक जो पायलट का एविएशन एकेडमी जो है वो ज्वाइन करना पड़ता है। उनकी ट्रेनिंग के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे लाइसेंस उसके लिए बनाने पड़ते हैं। एंड अप्रॉक्स अगर आप इंडिया में करना चाहते हो तो आप मान के चलो कि आपको लगभग सब कुछ होने से, 12th के बाद ट्रेनिंग होने के बाद जितने भी लाइसेंस आप बनाते हो, उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है कि इतने घंटे की आपकी फ्लाइंग होनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग होने के बाद इतने घंटे आपने हवाई जहाज उड़ाया हो, तो ही आपको सब आगे के और भी लाइसेंस मिलते हैं। तो उसमें लगभग इंडिया में अप्रॉक्स 90 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आता है ट्रेनिंग में। उसके बाद भी फिक्स नहीं है कि पायलट का जॉब मिलेगा कि नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इंडिया छोड़ के फॉरेन में चले जाते हैं, विदेशों में, वहाँ करते, क्योंकि वहाँ पर कम खर्च में भी ट्रेनिंग हो जाती है। तो वो पायलट के लिए हो गया। अभी मैंने
अप्रॉक्स जो है बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। साइंस वाले स्टूडेंट जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ, साइंस के लिए बहुत सारे फील्ड से अलग अलग, इतना ही नहीं, जो बीएससी वगैरह करते हैं वो केमिकल रिसर्च करके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है या केमिकल से रिलेटेड कंपनी होती है वहाँ भी जा सकते हैं। किसी भी एक फील्ड में जाके आगे चल के आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर करके आप कॉलेजेस में जो है लेक्चरर बन सकते हैं। विथ नेट और सेट एग्ज़ाम देके लेक्चरर भी बना जाता है। वो तो बहुत आगे की पढ़ाई हो गई। तो इतना अभी आज मैंने जितना भी मुझे समझ में आ रहा है, मेरे ध्यान में है, उतना बताने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि अभी सब कुछ इसमें कवर हो गया है। फिर भी आपको अगर लगता होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उसके बारे में बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की थी, जो भी मैंने जनरल चीज़ें बताई, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, जो यहाँ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो बताया है, तो वीडियो को पसंद कर दो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। ओके, अगर आपको लगता है कि मैंने जितनी जानकारी बताई वो काफ़ी यूज़फुल थी, ओके, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था, बिल्कुल हमारे अनुभव के ऊपर आपको बताया मैंने जितना भी नॉलेज है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं आपके लिए यूज़फुल, और लगातार जो है डेली वीडियोस आते रहते हैं। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।